नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? सो वेलकम एवरीवन। वेलकम इस सेशन में जहां हम लोग बात करने हैं फार्मा सेक्टर्स के बारे में, कैसे फार्मा सेक्टर का एनालिसिस किया जाए और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, और के कौन से फार्मा स्टॉक्स जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ से आपको उसमें निवेश करना चाहिए ओवर द टाइम। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, फार्मा सेक्टर का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो कौन से ध्यान रखने हैं। इट विल बी अ वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन गाइस। एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और इस सेशन में काफी सारे नोट्स है ना, मैं भी कुछ पॉइंटर्स दूंगा जो आपको पता चलेगा ना कि आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। यस गोविंद, कृष्णा पिन, शैलेश, जगदीश, ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर द रिप्लाई। सो टॉकिंग अबाउट फार्मा सेक्टर, देखो फार्मा सेक्टर हमें भी पता है एक ऐसा सेक्टर है जहां सबका इंटरेस्ट रहता है और एक डिसेंट सा रिटर्न दिया है ओवर द टाइम। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। देखो, इफ यू आर नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट और आप थोड़े, या तो आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं, तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी ना थोड़ा ग्रैब करना, उनकी दवाइयाँ का नाम ग्रैब करना डिफिकल्ट हो जाए। मैं खुद चार्टर अकाउंटेंट हूँ, ऑनेस्टली ना मुझे पता नहीं चलता है इतना कॉम्प्लेक्स नेम्स एंड ऑल दैट। और काफी थेरापी होते हैं, बहुत सारे एपीआई एंड ऑल दैट। तो केमिकल्स काफी नो उसमें यूज होता है, तो उसके नाम एंड ऑल दैट आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प एवरीथिंग। बट जब इन्वेस्टिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं वहां हम लोग एम्फोसिस करेंगे तो आपके लिए सरल होगा। ये चीज हम लोग खुद करते हैं जब हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस देते हैं, तो कोई भी फार्मा स्टॉक देते तो ये सब चीजें जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो करते हैं। सी आगे जाने से पहले गाइस, जैसा आपको पता है मेरा नाम तपन दोषी है, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ और एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। मेरी खुद की टीम है, रिसर्च टीम है, जो हम लोग साथ मिलकर हम लोग रिकमेंडेशन सर्विस देते हैं हम लोग। और एंड नो मॉडल पोर्टफोलियो एंड ऑल दैट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऑल्सो पोर्टफोलियो रिव्यू एंड ऑल दैट। तो वो हम लोग करते हैं और उसी बेस पे हम मैं आज आपको बताने जाऊँ कि किस तरह से एनालिसिस करना है। चलिए बात करें फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर ओवर द इयर्स ग्रो हुआ है। ऊपर से जब कोविड आया तब एक तरह की बड़ा जंप आया था इस सेक्टर में। लेकिन अगर बाद में देखो तो थोड़ा स्लैक पीरियड आया है और काफी यूएस एफडीए इशू हुए थे और वापिस से ऊपर चला है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन ही ओपन करता हूँ, स्क्रीनर ओपन करता हूँ, तो उससे क्या है कि आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। या आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर देख पा रहे हो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये देखिए, ये पीयर कंपैरिजन सन फार्मा, डीवीज लैब, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेडी ऑल दैट। ये स्क्रीनर डॉट इन ओपन किया है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि स्क्रीनर डॉट इन या तिजोरी फाइनेंस वो सब यूज करके आप किस तरह से एनालिसिस कर पाओगे। सो टॉकिंग अबाउट दैट, ये देखिए कि आप देखो कि ये स्टॉक्स थोड़े वापस अभी इनिशियली बढ़े थे, और अभी देखो ये सिर्फ 6% डाउन है टॉप से। सन फार्मा, डीज लेब 9%, टॉन फार्मा 5%, सिप्ला 9%, यानी ये स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर चल गए हैं। ठीक है। एंड एक अच्छी खासी रिकवरी आई है। अगर हम लोग जो रिटर्न की बात करें कि क्या फार्मा सेक्टर ने ओवर द टाइम रिटर्न दिया है, यस दीपक जी, तो अगर आप देखें तो एक ठीक ठाक नो डिसेंट रिटर्न दिया 3 साल में। आप देखो, सन फार्मा 20%, डीज लैब 24, टॉन्ट 31, ओके, सिप्ला 11, तो एक डिसेंट सा रिटर्न दिया है। ऑफकोर्स सिप्ला ने कम दिया है। इवन हम लोग सीडीएमओ बिजनेस की बात कर रहे हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें कौन सी कंपनीज होती है, जैसे लॉरस लैब है। ठीक है, लॉरस लैब भी देखो अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ओके, लुपिन 15% है और डिवीज लैब इसमें बड़ा नाम है जो 9% डाउन है। ओके। लेकिन और ओवरऑल अगर इनका रिटर्न देखे तो बहुत अच्छा दिया। लॉरस लैब ने 29% दिया है, लुपिन ने 41% दिया है। ठीक है, टॉन फार्मा ने 31 दिया है, डिवीज लैब ने 24 दिया है। सीडीएमओ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हमने बोला व्हाट डू मीन, हाउ मेनी नो अबाउट सीडीएमओ बिजनेस? यस और नो, जस्ट हैव वाई और एंड फॉर नो इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर एंड और नो इन द चैट बॉक्स। सीडीएमओ बिजनेस क्या है कि एक तरह से जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ऑटो एंसिलरीज कंपनीज होती है ना, कि भाई टाटा मोटर्स खुद की पूरी गाड़ी नहीं बनाता, उसके स्पेयर पार्ट काफी छोटे छोटे कंपनीज लाइक उनो मिंडा हो गया या मदरसम हो गया वो सब बना के फिर सप्लाई करते हैं। वैसे ही क्या होता है कि ओके, साहिल नो, अनिल नो, ओके, दीपक नो, सो मोस्ट ऑफ यू डोंट नो। तो इसमें क्या होता है, सीडीएमओ क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी जो बड़ी है फार्मा कंपनी, जैसे समझ लो मर्क हो गया, यूएस की कंपनी। ओके, तो मर्क ने कुछ दवाई बनाई है, ठीक है, आर एन डी की, और एक दवाई उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी, उसका पेटेंट भी ले लिया, सब कुछ हो गया। ओके, अप्रूवल भी आ गया। अभी उसको वो बल्क में बनानी है, यानी बल्क में बनाने तो उसको खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी पड़ेगी, खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि भाई इंडिया में जैसे कुछ सीडीएमओ कंपनी है, जैसे लॉरस लैब है, सिंजिन है, इन सबको, इवन डीवीज लैब भी आ जाता है उसमें। तो इन सबको वो हायर करती है और वो कहती है कि भाई आप ये दवाई अभी बल्क में बनाओ। और वो क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स होंगे और इस तरह से बनानी है। फिर लॉरस लैब है ना, एक या सिंजिन इंटरनेशनल, एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो दवाइयां बनाते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि भाई वो मर्क को पूरा लगाना नहीं पड़ेगा यूनिट, प्लस ये लोग इंडिया में ऑपरेट करे, चिंजिन हो, लॉरस हो या डीवीज हो, तो उनको ये सस्ते में हो जाएगा। तो दोनों को फायदा है। जैसे आईफोन यहाँ कैसे बनाता है वैसे ही सीडीएमओ फार्मा के लिए, गॉट इट, देन जस्ट हैव जी फॉर गॉट इट, जी फॉर गॉट इट। सो समझिए ना, एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। अभी उसकी डिमांड बहुत है, उसकी डिमांड बहुत है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो कि सीडीएमओ बिजनेस में चाइना बहुत आगे था। ओके, यस यस कृष्णा, श्रीनिवासन, कृष्णा पिंगा, गोविंद, तो चाइना बहुत आगे था। लेकिन चाइना अभी अगर आप देखो ना तो वहां से थोड़ा मूवमेंट यहाँ आ रहा है। अभी भी चाइना आगे है, उसमें कोई डाउट नहीं। इवन एपीआई जो होते हैं ना, एपीआई यानी कुछ नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं दवाइयों में जो यूज होते हैं, वो सब भी चाइना ज्यादा प्रोड्यूस करता है। मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाने को ट्राई करूंगा। मैं यार बन हो सके उतनी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ सीडीएमओ में भी आर एन डी अच्छा होता है, फिर यहाँ के स्किल लेबर है, और ये मार्केट बहुत बड़ा है। ये मार्केट में अभी हम लोग 2-3% है, आगे जाके बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट है जहां प्रॉफिटेबिलिटी की मार्जिन अच्छे होते हैं। जस्ट टू शो यू, मैं आपको बताता हूं तो आपको पता चलेगा। अगर मैं आपका प्रॉफिटेबिलिटी की मार्जिन बताऊं कि 1 मिनट, ठीक है, ये देखिए, ये लॉरस लैब का 23% है, 11% है। ओके, बीटा 25 है। तो ठीक है, इवन डीवीज लैब का भी देखिए आप, 36% बीटा है, 25% ये है। ठीक है, तो आप देखिए तो कितना कंपेरेटिवली जो नॉर्मल जो फार्म होते हैं इनके सामने इनका मार्जिन का मतलब, प्लस इनका जो ग्रोथ होता है ना कंपेरेटिवली ओवर द टाइम अच्छा भी होता है। ऑफ कोर्स डीवीज लैब ने परफॉर्म नहीं किया है ओवर द टाइम, लेकिन ओवरऑल भी इनका ग्रोथ आगे जाके बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो ये एक, इसलिए आप देखो कि लॉरस लैब अपना ऑल टाइम हाई टच किया अभी रिसेंटली, ये नीचे भी बहुत गया था, वापस रिकवर भी हुआ। तो सीडीएमओ एक सेगमेंट है जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, और कुछ कुछ जैसे बड़ी कंपनियां, जैसे मैंने बोला कि डीवीज लैब है, सिंजिन है या लॉरस लैब है, वहां ऑपरेट करती है। ओके, जब हम लोग बात करें कि नॉर्मल फार्मा कंपनी की भी बात करें, तो कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी, वो हम लोग एक के बाद एक बात करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें से क्या होगा कि आपको इवेल्युएशन करने में पता चलेगा। तो पहली बात तो आपको, जो जब भी आप कोई कंपनी देखो, तो पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ देखो कि भाई किस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ है। देखो दो चीजें, एक तो पास में कैसा है, अगर पास में खराब है तो यहां से क्या वो ऊपर जाएगा कि नहीं, दोनों चीजें आपको देखनी है। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ है ना, तो आपका है ना एटलीस्ट कह सकते ये है, देखो सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ, सो 10 से 15% तो होना चाहिए अराउंड। ओके, तो लीज लैब का अभी तो पोजीशन ही खराब थी, बीच में वापस ये रिकवर हो रहा है। लेकिन आप देखो सन फार्मा का 10 है, टोरेंट का 10 है, सिप्ला का 8 है। ठीक है, जाइडस का बहुत अच्छा है, 15 है। यानी आप देखो यहाँ जाइडस का सबसे ज्यादा है। अगर हम यहाँ भी देखें तो 1 मिनट, आई जस्ट 1 मिनट होल्ड करना। सो कहाँ गया सेल्स ग्रोथ एंड, ओके, हाँ ये रहा। तो अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डी 14 है, जाइडस का तो मैंने बताया है। ठीक है, ये डिवीज और लॉरस का 4 है। तो आप बोलोगे ये क्यों तो फिर बढ़ रहे हैं, ये लॉरस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आगे का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, आगे का प्रोस्पेक्ट यहाँ से अच्छा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आगे क्या यहाँ से ग्रो होगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ये स्टॉक देखो। तो सेल्स
कि ग्रोथ देखे। अभी सेल्स की ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यूएस जो फार्मा कंपनीज होती हैं उसमें यूएस। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। ये इशू बहुत आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन किसके आएंगे किसके नहीं आएंगे, पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि देखिए, जो यूएस एफडीए होते हैं वो बार बार इंस्पेक्शन करने आते हैं। इंडियन की जो यूनिट होती है, फार्मा यूनिट होती है, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो चला रहे हो, कि भाई वो क्या इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई आप प्रॉपर क्लीनलीनेस रखते हो कि नहीं हो, प्रॉपर प्रोसेस आप रखते हो कि नहीं हो, किस तरह से। क्योंकि दवाई में एक ऊपर नीचे भी हुआ तो किसी की जान जा सकती है। करेक्ट। तो वो बहुत ही रिस्की मामला होता है। तो आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो कि नहीं, क्लीननेस रख रहे हो कि नहीं, और पूरा नो एट द एंड ऑफ द डे एक ऑर्डर में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो फॉर्म 483 इशू करती है। हाउ मेनी हर्ड अबाउट फॉर्म 483? यस, सुना है कि नहीं? देन जस्ट टाइप 483 इन द चैट बॉक्स। ओके, तो वो बेसिकली ये क्या होता है कि वो एक तरह का कहते हैं कि भाई आपका हमने इंस्पेक्शन किया, एक तरह का ऑडिट ही है। तो उसमें वो बताते हैं कि भाई ये चीजें आपने गलती की है, ये प्रोसेस आपको चेंज या ठीक करने पड़ेंगे। फिर वो नेक्स्ट 3, और तब तक वो क्या बोलती है कि ये जो प्लांट है आपका वो प्लांट बंद रहेगा। वो बंद रहेगा जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती। ओके, बहुत कम लोगों ने सुना है। तो बेसिकली इसके वजह से क्या होता है कि जो कंपनी लगी पती है अभी उसमें, अगर आपकी कंपनी का एक बड़ा यूनिट जहाँ इंस्पेक्शन हो और वहां उन लोगों ने बोला कि भाई आप नहीं कर सकते, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग लॉस अच्छा खासा आ सकता है। एक तरह से ऐसी बात हो गई ना कि आप किसी कंपनी में एक्सपोर्ट कर रहे हो, बंद हो रहा है, यानी वो 6 महीने, और वो जितना लंबा खींचेगा उतना आपका सेल्स पे इम्पेक्ट आएगा। इसलिए फॉर्म 83 पे पूरा मार्केट, आप न्यूज चैनल देखो या कोई भी देखो, जैसे ही आता है तो स्टॉक गिरने लगता है। और अगर पॉजिटिव आ गया, समझ लो फॉर्म 83 आ गया, 4 महीने बाद इन लोगों ने सब कंप्लायंस कर दिए, वापस इंस्पेक्शन हुआ और उन्होंने क्लीन चिट दी। तो जैसे क्लीन चिट की भी खबर आती है स्टॉक ऊपर भागता है, जैसे फॉर्म 83 में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो स्टॉक नीचे गिरता है और अच्छा खासा गिरता है। अब उसमें वो देखना पड़ेगा कि जैसे सन फार्मा को आया है, तो सन फार्मा को कौन से सेगमेंट में आया है, नहीं कौन से प्लांट में आया। अब सन फार्मा की समझ लो 4 प्लांट है, तो कौन से प्लांट में आया है, उस प्लांट में कितना प्रोडक्शन हो रहा था, कितना आगे जाके वहां से सेल्स की उम्मीद थी, और वहां से कौन से आगे आगे नए प्रोडक्ट्स बनने वाले थे। वहां अगर डिले होता है, वहां कोई प्रॉब्लम होती है, तो स्टॉक अकॉर्डिंगली गिरता है। इसलिए फॉर्म 83 को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। और वो चीज आपको है ना, कभी भी कोई भी ऑडिट होता है तो फार्मा कंपनी बीएससी नोटिफिकेशन देती है कि भाई ये कंपनी, हमारी कंपनी में ये हालोल प्लांट में, जैसे सिप्ला के हालोल प्लांट में हुआ था इंस्पेक्शन, और ये चीजें आई है और ये फॉर्म 83 इशू हुआ है, या तो फिर वो क्लीन चिट मिला है, तो वो बीएससी नोटिफिकेशन से मिल जाता है, और या तो वो आपको टीवी में हाईलाइट हो जाता है। तो ये चीज हमेशा आपको, कोई भी फार्मा कंपनी हो, ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई ये कोई फॉर्म 83 तो नहीं आया है। और आए हैं तो कम से कम आए हैं। देखो ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, आ तो सकते ही है, सभी कंपनी को आ सकते, कुछ ना कुछ तो होता है कि, या कुछ ना कुछ प्रोसेस में लैप्सेस हो जाते हैं, ये लोग ट्राई तो करते हैं। लेकिन अभी पहले से कम हो गए। पहले तो बहुत फॉर्म 83 आते थे, बीच में बहुत आ गए थे, अभी थोड़ा कम होना चालू हुआ है। लेकिन उसको ध्यान में रखो।
तो वो एक एक बड़ी कैजुअलिटी होती है, अगर ये चीज आती है तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस दूसरा एक जो चीज है, जैसे मैंने बोला कि आपका रेवेन्यू ग्रोथ मेरे हिसाब से अगर 15% के ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है। ओके। दूसरा एक अगर इबिटा मार्जिन देखना चाहिए। इबिटा मार्जिन है, देखो नॉर्मली तो अगर मैं बताऊं, एक मिनट में वापस जाता हूं। अगर हम लोग इबिटा मार्जिन देखें तो ये कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, या सो इबिटा मार्जिन नॉर्मली अगर 20% से अच्छा ऊपर हो तो अच्छा है। तो नॉर्मली ये देखो इन सब कंपनीज का 20% के अबाव है, तो उस तरह से अच्छा है। ओके, कि दे आर अर्निंग इनफ मनी टू ऑनर दैट इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो ये चीज आप इबिटा मार्जिन भी आप देखिए, कम से कम 20-25% से ऊपर हो तो अच्छा है। नॉर्मली ये सब कंपनी के मार्जिन अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अनदर पॉइंट है। बाय द वे, आप मुझे अगर फॉलो नहीं कर रहे हो यूट्यूब चैनल में गाइस, तो डू फॉलो। ये मेरी सीए तपन दोषी करके यूट्यूब चैनल है, जहाँ मैं काफी सारे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे ये आप देखिए कि ये ऑटो एंसिलरी के बारे में हमने एक सेगमेंट किया था, ऑटो स्टॉक्स। इवन काफी टीवी में आता रहता हूँ, ये बिजनेस टुडे की चैनल में आया था परसों। फिर ये सीएनबीसी हो, मनी नाइन हो, एंड नो काफी सारे अदर चैनल्स भी आते रहता हूँ मैं तो। एनडीटीवी हो तो प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। ये एनडीटीवी है तो जरूर फॉलो कीजिएगा कि यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टॉक बेटर एंड ऑल दैट। Correct. And even if you want to visit our website, no, this is our website catapan.in. जहाँ no, we do give our portfolio builder combo and all that. Okay, जहाँ हम लोग recommendation सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जरूर जाके आप देख सकते हैं। चलिए वापिस आते हैं इस पे। सो टॉकिंग अबाउट अगेन द कंपनीज एंड ऑल दैट। तो जैसे मैंने बोला, इबिटा मार्जिन आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई क्या आ रहा है। ओके। दूसरा एक जो मैंने बोला 25% के ऊपर है तो अच्छा है। आरओसी, आरओसी आपको देखना है। व्हाट इज आरओसी? आरओसी इज नथिंग बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सब चीजें आपका कह सकते हैं कि कृष्णा प्रसाद, बाद में बात करते गाइस। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक। मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे फर्स्ट 45 मिनट्स ना मुझे पूरा डिटेल में आपको फार्मा के बारे में बताना है। मैं अगर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सॉरी विथ मी गस, यस देन जस्ट टाइप डब्ल्यू फॉर विथ यू। ओके, प्लीज टाइप ओके इन द चैट बॉक्स, क्योंकि नहीं तो फिर ना बहुत टाइम चला जाएगा। मुझे यहाँ टाइम नहीं, मुझे पहले आपको पूरा फार्मा सेक्टर का बताना है, फिर हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। ओके, चलो, थैंक्स 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 गाइस। यूट्यूब का लिंक मैं आपको जस्ट अ मिनट, आई जस्ट गिव इट टू यू। सो ये है। ठीक है, चलिए। नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन द फार्मा कंपनीज, तो मैंने इबिटा मार्जिन का आपको बताया। और एक पॉइंट जो आपको देखना पड़ेगा वो है आरओसी। नाउ क्यों आरओसी, क्यों आरओई नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय आरओसी? आरओसी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, एंड आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आप बोलोगे रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों नहीं देखते हैं, क्यों आरओसी देखें? जैसे ये रिटर्न ऑन इक्विटी है और ये है आरओसी, ये सब आपको स्क्रीनर में पैरामीटर्स मिल जाएंगे। द रीजन इज ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और यहाँ आपको प्लांट करने पड़ते हैं, प्लांट बनाने पड़ते हैं, डेट लेना पड़ता है, इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखा जाता है। नॉर्मली ये आपका 15% के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 15% से ऊपर है तो बेटर है। मोस्टली इन सब कंपनी का 15% से ऊपर है। लॉरस का 7 है। लेकिन ये अभी कहते हैं ना कि अभी ये लाइमलाइट में है, क्योंकि सीडीएमओ बिजनेस चल रहा है, इसलिए इसमें आप तेजी देख पाओगे। लेकिन यस, आप देखो तो नॉर्मली सबका 15% है, तो 15 से 18% के ऊपर है तो वो अच्छा है। बाय द वे, आपको ये पैरामीटर्स चाहिए, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, तो मैं आपको पैरामीटर्स दे दूं। ये जो मैं पैरामीटर्स की बातें कर रहा हूँ, इवन डेट टू इक्विटी भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ज्यादा नहीं है ना, 0.5 के नीचे होना चाहिए। ये जो है ना डेट टू इक्विटी, वो 0.5 के नीचे होना चाहिए। यस, चाहिए, 1 मिनट में देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो वो 0.5 के नीचे होगा तो आपके लिए बेटर है। तो ये ये है। ठीक है, फाइनेंशियल।
फोर पैरामीटर्स। ओके, तो डेट टू इक्विटी देखना है, आरओसी, यू गॉट इट, देन जस्ट है वाई फोर यस, अगर आपको ये मिल गया हो तो ठीक है। तो ये आपको हमेशा देखना है कि भाई डेट टू इक्विटी भी कितना है, किस तरह से जा रहा है, ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा है ना, ज्यादा इशू तो नहीं है ना, तो वो थोड़ा आप ध्यान से देखा करो। सो ये फोर पैरामीटर्स आपको स्क्रीनर से ही मिल जाएंगे, जो मैंने आपको अभी पब्लिश किए है, मैं वापस दे देता हूँ। आपको कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग और सेगमेंट की बात करते हैं, और जो की बात करते हैं वो है कैश फ्लो एंड वैल्यूएशन, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा है, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि क्या होता है कि इन सब का कैश फ्लो भी अच्छे होने चाहिए। ओके, साहिल वही हम मैंने दिए ना, मैं पैरामीटर्स आपको दे रहा हूँ ना, वही आपको पैरामीटर्स देखने हैं जब आप ये स्टॉक बाय करते हो। हम लोग भी सेम पैरामीटर्स हम यूज करते हैं जब हम लोग स्टॉक बाय करते हैं, तो देख लीजिएगा। दूसरा एक है कैश फ्लो। कैश फ्लो इसका कैसा है? ओके, कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वॉट एवर इट इज, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो फ्री कैश फ्लो आपको देखना पड़ेगा कि भाई बहुत तो नेगेटिव नहीं, अभी तो इसका पॉजिटिव है, लेकिन यस आपको, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां अगर नेगेटिव जाता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, वो आपको देखना पड़ेगा, एंड क्लीन कैश फ्लो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल डेज कितने हैं। ओके, तो देखो यहाँ से तो नहीं मिलेगा आपको डायरेक्टली, लेकिन वो आपको क्या होता है कि यहाँ अगर आप जाओगे ना ये पैरामीटर्स में, तो वर्किंग कैपिटल का भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने एडिट किया है, और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको काफी सारे नो पैरामीटर्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, ये देखो, ये पीएनएल के है, ये कैश फ्लो के है, ये रेशियोज है। ओके, तो इसमें से भी आपको काफी हद तक नो पैरामीटर्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको वर्किंग कैपिटल डेज। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल डेज है, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया है, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसमें सेव कॉलम्स में कर दिया। ठीक है, अब आप यहां जाओगे ना, तो आपको एंड में वर्किंग कैपिटल डेज मिलेगी। गॉट इट? ठीक है, तो ये मिल गया। अभी आप बोलोगे ये कितना होना चाहिए वर्किंग कैपिटल डेज, यानी तो ये नॉर्मली आपका अगर मैं बात करूं तो इसका वर्किंग कैपिटल डेज आपका है ना, कह सकते हैं कि नो 120 के नीचे हो तो अच्छा है, और अगर एपीआई है तो 150 के नीचे, यानी अगर देखे तो 191, 181, तो 120, ये दो ही है जिसके ज्यादा है, बाकी सबके 120 के नीचे, तो वो एक अच्छा है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल डेज भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। राजीव कुमार, सीडीएमओ मीन्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक तरह का जैसे ऑटोमोबाइल्स के लिए ऑटो एंसिलरी है, वैसे फार्मा के लिए सीडीएमओ एक तरह से एंसिलरी पकड़ के चलो, या तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपका वो नो मैन्युफैक्चरिंग कर देता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। दूसरा आपको जो देखना है वो है, 1 मिनट भैया, इसका बोल दिया ना मैंने, वर्किंग कैपिटल। और एक चीज जो आपको देखनी है वो है ईवी बाय ईबिटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। व्हाट डू यू मीन बाय ईवी बाय ईबिटा? ईवी बाय ईबिटा इज नथिंग बट यू कैन से दैट, इसका जो कहते हैं ना कि वैल्यूएशन कैसे निकलता है, वो इससे निकलता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन के लिए मैं जैसे मैं बताता हूँ, ईवी बाय ईबिटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, या तो आप दूसरा एक अगर शॉर्टकट ढूंढना है तो यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप चार्ट में जाओगे तो ये होता है ईवी बाय ईबिटा। ठीक है, ईवी बाय ईबिटा। ओके, तो ये आप देख रहे हो, ये लाइन जो है ना, ये ईवी बाई बीटा, ये कम होनी चाहिए। देखो, ये कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग ईवी बाई बीटा जितना ज्यादा है, ईवी बाई बीटा यानी क्या, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई ईबिटा। एंटरप्राइज वैल्यू में आपका जो कहते हैं ना कि मार्केट प्राइस भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई ईबिटा, वो जितना लो होगा उतना स्टॉक सस्ता है, रिमेंबर।
और ये कब नीचे आता है कि जब आपका अर्निंग्स भी बढ़ता है। ये देखिए कि ये कंपनी का, ये कौन सा है, सिप्ला है। ठीक है, या तो हम लोग चलो सन फार्मा ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी सन फार्मा लिया हमने। ओके, ये देखो ये अभी बहुत बढ़ गया था इनिशियली। लेकिन आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल आप इसका अर्निंग्स देखो कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये अर्निंग जैसे बढ़ता है वैसे नो ईवी बाई ईबिटा थोड़ा कम होता है। तो आप देखो ईवी बाई ईबिटा आपका नीचे आ रहा है। गॉट इट। अब ये आप बोलोगे ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए। तो अभी ईवी बाई ईबिटा की हम लोग अगर बात करें तो ये आपका ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नो ऑलमोस्ट 15%, 10 से 15% के बीच में होगा तो फेयर है। ठीक है, 10 के 15% के नीचे, लेकिन अगर 10 के नीचे हुआ तो बहुत अच्छा है। तो अगर ये देखे तो ईवी बाई ईबिटा इसका अभी भी 22 है। ठीक है, तो थोड़ा तो महंगा है। ये मैं सन फार्मा की बात करूं, अगर आपको एक साथ कंपेयर करना है ना तो यहां से भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो सन फार्मा का अगर आप देखो तो 22 है, डिवीज का 45, यानी बहुत महंगा है क्योंकि इसका अर्निंग्स नहीं बढ़ी है इतना। टोरेंट का 30 है, लेकिन सिप्ला का देखो 15 के नीचे है। डॉक्टर रेडी 11 है, जाइडस लाइफसन 12 है, लुपिन 13 है। दैट शोज कि ये फैली वैल्यू कैटेगरी में आ रहा है। ओके, यानी ठीक है। और अगर 10 से नीचे मिले तो बहुत सस्ता है। लेकिन 10 से नीचे मिलना थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन हम लोग लॉरस लैब और उनकी भी बात करें तो जस्ट टू शो यू ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए लॉरस लैब का तो 34 है। ओके, और बाकी सबके ये सबके तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो इन शॉर्ट ईवी बाई ईबिटा एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है समझने के लिए कि भाई स्टॉक सस्ता है कि महंगा है। तो वो एक आप नोट करके रखिएगा जब हम लोग इस स्टॉक की बात करें। और आरएनडी एक चीज है जो आपको समझने की, आरएनडी का खर्चा कैसा है, आरएनडी का खर्चा फार्मा कंपनी में कैसे आ रहा है, क्यों ये जानना जरूरी है। देखो, फार्मा कंपनीज नॉर्मली तभी बढ़ेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पे खर्चा करो और नए नए पेटेंट डेवलप करो, नई नई दवाइयां डेवलप करो, तब जाके वो बिकेगी। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आरएनडी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल अच्छी कंपनी 6 से 12% के आसपास वो प्रोविजन करती है। वो बोलोगे, आप बोलो आरएनडी इसमें नहीं है। देखो आरएनडी डायरेक्टली इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप तिजोरी फाइनेंस में जाओगे, ये तिजोरी है। ओके, यहाँ अगर आप जाओगे ना तो आरएनडी मिल जाती है। ये रहा, देखो ये मैंने ऑलरेडी क्लिक करके रखा हुआ है। ये देखिए आरएनडी, आरएनडी एज परसेंटेज टोटल सेल्स, ये देखिए ये लुपिन का 6 है। ठीक है, सन का 6.5 है, सिप्ला का 6 है। ठीक है, लॉरस का 4.6 है, मैनकाइंड का बहुत कम है, सिर्फ 4% है। लेकिन नॉर्मली 6 से 12% ये लोग अपना खर्चा आरएनडी में करते हैं। इसलिए क्योंकि नवा नई नई दवाइयाँ इनको रिसर्च करके फिर वो उनका पेटेंट करके फिर उनको प्रोड्यूस करनी पड़ती है। फिर वो क्या करते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वो सीडीएमओ कंपनीज को भी दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, तो आरएनडी जितना होगा, और नॉर्मली इतना होना ही चाहिए। अगर वो 1% 2% भी खर्चा कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर नॉट सीरियस अबाउट द कि भाई नई नई दवाइयाँ कैसे बनानी है। या वो अगर नहीं करेंगे तो आगे जाके जितने पेटेंट है उनके एक्सपायर हो गया फिर खत्म ना कहानी। देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी दवाई का एक बार पेटेंट बनता है, जैसे मैंने XYZ दवाई बनाई है, उसका पेटेंट होता है। मैंने बनाई है, फिर मैंने उसका अप्रूवल ले लिया, उसका पेटेंट बना दिया, फिर वो 3 साल 4 साल 5 साल आपको एक कहते हैं ना कि अथॉरिटी मिलती है कि पूरे वर्ल्ड में ये दवाई सिर्फ आप ही बेच सकते हो क्योंकि आपने खोज की है। लेकिन समझ लो वो पेटेंट 5 साल में एक्सपायर हो रहा है आपका। फिर क्या होता है, वो 5 साल के बाद वो दवाई कोई भी बना सकता है। यानी कहते हैं ना कि वो पूरी प्रोसेस सबको पता चल जाएगी और कोई भी बनाएगा, कोई भी कंपनी बना पाएगी। फिर वो एक तरह का एक जेनरिक हो जाता है। जो जेनरिक आप दवाइयाँ देखते हो ना जो बहुत ही सस्ती मिलती है, और जेनरिक में इंडिया नंबर 1 है। अगर देखो तो यूए ऑलमोस्ट 40 to 50% से ज्यादा जेनरिक दवाई वर्ल्ड की यहाँ से बनती है।
हम लोग इवन कहते हैं ना कि जो वैक्सीन में भी वी आर नंबर वन ऑलमोस्ट। तो फिर वो जेनरिक हो जाता है, इसलिए आप देखो जेनरिक दवाई लेने जाते हो तो काफी सस्ती होती है। क्यों? इंग्रेडिएंट्स तो सेम ही है, सेम इंग्रेडिएंट से ये दवाइयाँ बनती है। तो ओनली थिंग उनकी पेटेंट एक्सपायर हो जाती है और फिर वो सभी बनाने लगते हैं। ठीक है, तो उसे जेनरिक कहते हैं। तो पेटेंट आपको नए नए लाने पड़ेंगे, नए नए पाइपलाइन में होने चाहिए, तभी जाके आपका सेल्स बढ़ेगा। क्योंकि आप समझो, आपने कोई ऐसी दवाई बनाई जो दूसरे 10 लोग बेच रहे हैं, तो फिर आपकी कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन आपने नया पेटेंट बनाया, वही पेटेंट फिर आपने एस्टेब्लिश कर दिया, नई दवाई खोज करके पेटेंट एस्टेब्लिश कर दिया, फिर उस पे सिर्फ आपका हक है, पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं बेच सकता। और वो 3-5 साल में एक बड़ा वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसका फायदा होता है पेटेंट क्रिएशन में, इसका फायदा होता है R&D एस्टेब्लिश करने के वजह से, कि R&D इसलिए कहते हैं कि खर्चा करना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा देखना है, मैं आपको इसके भी नो पॉइंटर्स दे देता हूँ। ये जो है पॉइंटर्स आपको चार, आप प्लीज इसमें कॉपी कर लेना। ठीक है? ठीक है, 1 मिनट, अगेन आई एम सेंडिंग इट टू यू। ठीक है, बाय द वे गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जस्ट है वी फॉर वैल्यू। ओके, मजा आ रहा है? तो मुझे पता, मैं देखो मैं आपको थोड़ा समझाना ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से फार्मा कंपनीज को देखना चाहिए। सरल भाषा में क्या है कि आपको कभी भी खुद करना हो ना, तो इट विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। मैं ट्राई करता हूँ इसलिए छोटे सेशन में कवर कर, मैं ज्यादा कहानी नहीं बोलूंगा। लेकिन आप देखो ये सब कंपनीज, लुपिन ले लो, सन फार्मा ले लो, सिप्ला ले लो, दे आर डूइंग वेल एंड दे विल डू वेल, लेट बी क्लियरली टेल यू। ये कंपनी आपको डिसेंट रिटर्न देगी। इवन मैं तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन CDMO बिजनेस। यस, कृष्णमूर्ति, साहिल, गोविंद, चंद्रलेखा, दिनेश, कि ये सब कंपनीज आगे जाके इवन CDMO बिजनेसेस विल आल्सो डू वेल। द ओनली थिंग इज नो, आपको इस पे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी हद तक R&D पे डिपेंडेंट है, पेटेंट्स पे, और फिर ये फॉर्म 83 एंड ऑल दैट, और किस तरह से रेवेन्यू बढ़ता है। ऊपर से जैसे ये यूएस का जो मामला हुआ है, इंडिया यूएस का, इंडिया यूएस में अभी तो दवाइयाँ बाहर है, कवर नहीं हो रही, और सिर्फ वो कहते हैं ना कि स्पेशलाइज मेडिसिन ही कवर हो रही है, कवर हो रही है टैक्सेशन के लिए। और जेनरिक को वो हम लोग मैक्सिमम, जो यूएस में जेनरिक जाता है उसका 60% हम लोग ही बेच रहे हैं। वो कभी भी उस पे वो नहीं लगाएंगे टैक्स। द रीजन आई टेल यू कि वहां का जो यूएस का जो मेडिकल बिल होता है ना, वो बहुत बड़ा है। अगर जेनरिक पे टैक्स लगाएंगे तो डायरेक्टली इनके बजट में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो लगाएंगे नहीं, ट्रम्प वहां लगाएंगे नहीं। अगर दो सबसे बड़े मार्केट फार्मा के हैं ना, तो एक है यूएस है और एक है जापान। ये दो कंट्रीज मैक्सिमम, यानी कह सकते हैं कि 50-60% ऑफ द वर्ल्ड मेडिसिन कंजम्पशन वहां होता है। और इंडिया का भी ये दो मार्केट सबसे बड़े हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी डील ऐसी साइन होती है जिसके वजह से प्रॉब्लम आती है, तो इन लोगों को डायरेक्ट, अपनी कंपनियों को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा ये जो ट्रीटी है उस पर ध्यान देंगे। लेकिन अभी दवाइयाँ बाहर है, ओके, जेनरिक बाहर है, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जेनरिक करते हैं। हाँ, कुछ कुछ जो स्पेशलाइज दवा होती है, जो हाई एंड दवाई होती है ना, जिसके जो बहुत महंगी होती है, जिसमें आई थिंक सन फार्मा और कुछ कंपनीज है, उसको थोड़ा इम्पेक्ट आ सकता है, अदरवाइज तो इश्यू नहीं है। तो इवन वैक्सीन में भी हम लोग बहुत ही आगे हैं, बहुत ही आगे है। और सेरम इंस्टीट्यूट आपको पता ही है, जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, तो वो आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड। सो हम बहुत ही नो उसमें भी काफी आगे हैं। तो यस, ओवरऑल आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा, मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ ये देखना पड़ेगा। तो लेकिन आई थिंक ये सिंजिन भी आयुष अच्छा है। आप देखो लॉरस, ये सब देखो, ये परफॉर्म करेंगे। द ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप पेशेंस विद देम, टू कीप पेशेंस, क्योंकि काफी हद तक ना ये स्टॉक गिर चुके थे, फिर वापस निकल हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रोस्पेक्ट देखो, तो इंडिया इज गोइंग टू ग्रो इन द फार्मा सेक्टर, उसमें कोई डाउट नहीं है। द रीजन इज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, R&D का भी हम लोग करते हैं, प्लस हमारे पास स्किल लेबर है।
सबसे सस्ती दवाइयाँ, ऑफ कोर्स चाइना भी है, लेकिन वन ऑफ द चीपेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज इंडिया। सो नो वन कैन इग्नोर इंडिया। अगर हम लोग टोटली अगर बात करें कि भाई कौन से ऐसे दो सेक्टर है जो रियली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वो है टेक्सटाइल, सॉरी नॉट टेक्सटाइल, बट वो है आईटी एंड फार्म। इसलिए जब भी कोई डॉलर वॉलर का इम्पैक्ट आता है या कोई ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट, तो आप फार्मा सेक्टर में डायरेक्ट इम्पैक्ट देख सकते हो। ओके। ये सब चीजें गाइस आई थिंक काफी हमारे मेंबर्स भी ज्वाइन हुए आज। आप लोगों को पता है कि ये सब चीज हम लोग ध्यान में देते हैं जब भी। आई थिंक हमारे पोर्टफोलियो जो हमने रेकमेंड किए उसमें भी काफी सारे फार्मा स्टॉक्स हैं, एंड आई एम गोइंग टू बी बुलिश ऑन दिस सेक्टर, क्योंकि ये एक डिसेंट कहते हैं ना कि आपको नो रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है ओवर द टाइम। चलिए और पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा एक पैरामीटर जो हम लोग बात करेंगे वो है बिजनेस क्वालिटी और उन सब का। तो उसमें देखिए क्या है कि एक तो मैंने आपको यूएस एफडीए का इशू बताया कि भाई यूएस एफडीए कितना आता है, वो आपको स्क्रीनर वहां से मिलेगा नहीं। ठीक है, यूएस एफडीए का जैसे मैंने बोला कि वो इंस्पेक्शन आके करते हैं, और नो उस इंस्पेक्शन में पता चलता है कि भाई ये इशू है वो इशू है, फिर वो ऑब्जर्वेशन देके उतना वो फिर बोलते हैं कि भाई ये सब आपको बंद करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो एक यूएस एफडीए आपको देखना है, वार्निंग लेटर कोई नहीं मिले, और जो फॉर्म 83 है, 483, फॉर्म 483 जितने मिनिमम हो उतना आपके लिए अच्छा है। ओके। प्लस आपको हमेशा देखिए कि क्या ये फार्मा कंपनी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन से और पॉइंट्स जो देखने हैं कि जब आप कोई भी फार्मा कंपनी को इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ना अक्रॉस द कंट्रीज। यानी ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ यूएस को दे रहा है, वो जापान को भी भेज रहा है, सिंगापुर को भी भेज रहा है, अफ्रीका, यूरोप। जितना डाइवर्सिफाई होगा उतना अच्छा है। द रीजन आई टेल यू कि कोई भी आजकल क्या होता है कि ये जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं ना, अगर आपकी रिलेशनशिप से किसी एक कंट्री के साथ खराब हो गई, तो बाकी सब डायरेक्टली आपके सेल्स को इम्पेक्ट आ सकता है। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई रखना ज्यादा है। ऐसा ना हो जाए कि यूएस पे आप 40-50% से ऊपर डिपेंडेंट हो गए, नहीं तो थोड़ा यहाँ से प्रॉब्लम है। इसलिए थोड़ा इमर्जिंग मार्केट, यूरोप मार्केट, इंडिया मार्केट ऐसे होगा तो बेहतर रहेगा। प्लस जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें भी थोड़ा मिक्सचर होना चाहिए कि भाई जेनरिक्स तो है, लेकिन अगर वो सीडीएमओ भी करते हैं और बायोसिमिलर्स भी करते हैं, तो उनके लिए अच्छा। बायोसिमिलर्स क्या है, थोड़ा एडवांस हो जाता है, लेकिन वो भी एक अच्छा आपको प्रॉफिटेबिलिटी देता है। तो जो प्रोडक्ट मिक्स है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जेनरिक ही दे रहे, थोड़ा अगर आपका डाइवर्सिफाई होता है ना, थोड़े जैसे सन फार्मा है, थोड़े स्पेशलाइज्ड फार्मा भी वो बेचते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, तो उससे क्या होता है कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, और वैसी कंपनी आपको है ना थोड़ा डिसेंट रिटर्न ओवर द टाइम देगा। फिर फार्मा कंपनी में मेजर मेजर देखो कि आप है ना, मार्केट की साइकिल ऊपर नीचे चलती है, लेकिन फार्मा कंपनी अपने धुन में ही चलती है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट से लेना देना नहीं है, उनको डायरेक्टली कितनी बीमारियां चल रही है, क्या ये है वो है जो चलती रहेगी। आजकल तो ज्यादा बढ़ गई, कोविड के बाद अगर आप देखो तो और मेडिसिन का खर्चा बढ़ गया है लोगों का। प्लस ये इंश्योरेंस आया है, तो इंश्योरेंस वजह, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं उसके वजह से भी बढ़ रहा है। यूएस, जैसे मैं 10 साल दुबई था, तो वहां भी अगर आप देखो तो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल जाता है, तो वहां और दवाइयाँ कंज्यूम होते हैं। क्यों? जापान और यूएस में दवाइयाँ ज्यादा कंज्यूम होती है क्योंकि इंश्योरेंस होता है, तो लोग कुछ भी होता है दवाई ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया में इतना नहीं है। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखिए, इसमें भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए, तो थोड़ा बिजनेस क्वालिटी आपको देखना पड़ेगा। मैं उसके पॉइंटर्स आपको दे देता हूँ, जस्ट कॉपी दिस पॉइंटर्स। ओके, एक तो यूएस एफडी हो गया, फिर आपका डाइवर्सिफाइड आपका कह सकते हैं कि रेवेन्यू होना चाहिए अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, ये यू गॉट दिस वन गाइस, जस्ट है वाई फोर यस मैंने दिया है ये। प्लस आपकी बिजनेस क्वालिटी कैसी है, ओके, प्रोडक्ट मिक्स कैसी है कि ओवर द टाइम नो जेनरिक, सीडीएमओ, बायोसिमिलर्स नो उन सब में भी आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ये थोड़े सॉफ्ट चीजें आपको जाननी है। फिर
और थोड़ा आगे का आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनके, मैं आपको ये जो बताऊं थोड़ा डीप में, अगर आपको किसी स्टॉक को देखना है उसके लिए मैं बताऊं कि आगे जाके लॉन्चेस कैसे, पाइपलाइन कैसा है इनका, आगे की कॉन्ट्रैक्ट विजिबिलिटी कैसी है। ओके, तो वो आपको देखना है। जैसे ENDA होता है या DMF होता है, आप बोलोगे यार तो अपन ENDA क्या है और DMF क्या है। देखो ENDA कुछ नहीं है बट एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी कहते हैं ना कि कोई जेनरिक दवाई या आपको US में बेचनी है तो जितने ANDA ज्यादा होंगे आप उतना आप बेच पाओगे, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जेनरिक दवाई होती है। ये अगर आपको देखना है तो देखिए, कोई कंपल्सन नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और बेसिकली ये धीरे धीरे, हाँ देखिए DMF भी क्या होता है, DMF भी होता है ड्रग मास्टर फाइल। तो ये क्या होता है कि कोई भी एपीआई, एपीआई क्या होता है कि जो आप कहते हैं ना कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं दवाई के, वो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको एक कहना US FDA के साथ ड्रग मास्टर फाइल वो सबमिट करना पड़ता है। जितने, उसे DMF कहते हैं, जितने DMF ज्यादा होता है आप उतना API ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, और जो ग्लोबली जो कंपनीज है फार्मा कंपनी वो आपसे API परचेस कर सकती है। तो ये जो ENDA और DMF की पाइपलाइन अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो उससे क्या होगा कि जो बताते हैं कि आपको आगे जाके लॉन्चेस ज्यादा होंगे और कॉन्ट्रैक्ट विजिबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे हम लोग नहीं कहते कि भाई गाइडेंस क्या है आगे कैसे हुए, कि भाई हम लोग 15-20% से ग्रो करेंगे, ऐसा सब कंपनीज बोलती है ना मैनेजमेंट, तो इसमें भी बोलते हैं कि भाई हमारे ये पेटेंट आने वाले हैं, हमारे ANDA या DMF ये पाइपलाइन में है। तो उससे पता चलता है कि भाई हाँ, और कैसे बड़े प्रोडक्ट्स है, अगर वो स्पेशलाइज कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स होते हैं ऑल दैट नो, दवाइयाँ होती है, उतनी और डिमांड होती है। कैंसर स्पेशलिस्ट होती है, कैंसर के ऑन्को की होती है, या सबकी बायोसिमिलर्स होते हैं। तो उस पे बहुत सारी चीजें फायदा इनको हो सकता है। दूसरा, चाइना पे कितना आपका कहते हैं ना कि डिपेंडेंसी है कि चाइना पे, यानी क्या होता है कि कम से कम यानी 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए चाइना डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि चाइना में क्या होता है कि अगर हमारे रिलेशन चाइना से खराब हुए तो वहां से रॉ मटेरियल आना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो KSM क्या होता है? देखो KSM कुछ नहीं है, की स्टार्टिंग मटेरियल होता है। KSM यानी जो आपको API बनाने के लिए आपको जो रॉ केमिकल चाहिए ना, उसे KSM कहते हैं। ओके, की स्टार्टिंग मटेरियल जो आपको इन शॉर्ट API बना के लिए काम में आती है। ओके, और API तो क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स। तो जो आप बना रहे हो, यानी कहते हैं ना कि कोई दवाई बनाने के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए उसके API कहते हैं, और API बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसके, उसको आप कह सकते हैं कि KSM कह सकते हैं। तो उस पे आप चाइना पे बहुत डिपेंडेंट नहीं हो ना, क्योंकि अगर आप चाइना पे बहुत डिपेंडेंट हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। और चाइना इज नंबर वन। अगर आप KSM और API की बात करें, बहुत आगे, बहुत ही आगे। क्यों आगे है वो भी समझो आप। क्योंकि चाइना इज अ लीडर इन केमिकल इंडस्ट्री। और जो कंपनी, अरे सॉरी, जो कंट्री लीडर होती है ना केमिकल इंडस्ट्री में, वही ये इंग्रेडिएंट्स बना सकती, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऐसे नहीं हो कि भाई ये सादा केमिकल नहीं है, कि सोडा ऐश नहीं है कि कोई भी बना लेगा। तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके वजह से वहां लोग चाइना पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा, स्पेशलिटी और बायोसिमिलर का रोड मैप कैसा है, कि स्पेशलिटी दवाइयाँ कैसे बनने वाली है। क्या 3-4-5 साल में आप अच्छी स्पेशलिटी दवाइयाँ बनाएंगे या बायोसिमिलर्स बनाएंगे कि नहीं? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जो मार्जिन है ना काफी हद तक उस पर डिपेंडेंट है। तो जैसे आप बात करेंगे सन फार्मा ले लो, सिप्ला ले लो, या ये सब ना, वो भी स्पेशलिटी बनाते हैं। नहीं, पूरा नहीं होता है, जेनरिक भी होता है, स्पेशलिटी भी होता है। लेकिन ये सेगमेंट अगर बड़ा होता है तो आप कह सकते हैं कि आपके मार्जिन अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा, जब मैनेजमेंट बोलती है ना तब आपको समझना है। ओके, आई आई गिव यू द पॉइंटर्स ऑन दैट। तो मैं जस्ट आपको दे रहा हूँ, ये देखो मैंने
कमेंट बॉक्स में डालें, आप देख लीजिए। आपको फोटो लें तो लेके, क्या ये इस तरह के आपको ग्रोथ विजिबिलिटी आगे जाके दे दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अगर ये भी दिख रही है तो अच्छी है। तो आप बोलोगे तपन ये आपका निचोड़ क्या है? आपने बहुत सारा ज्ञान तो दे दिया, लेकिन किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है? तो स्टॉक सिलेक्शन मैंने जो आपको पैरामीटर जो आज दिए हैं, अगर टाइम है और अगर आप चाहो तो इस तरह से जाएंगे, मैं बोलता हूँ आपके बहुत ही अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर पाओगे। ओके। अब आप बोलोगे तपन क्या हमें राह देखनी है ये ऊपर जाए या नीचे है? देखो फार्मा कंपनीज क्या होते हैं, जस्ट टू अगेन ओपन अ स्क्रीनर हियर, 1 मिनट। ठीक है, अभी ये सब है ना, इनका अगर आप प्राइस मूवमेंट भी देखोगे ना तो बहुत ही थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन ओवर द टाइम ये बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम लोग देखें तो ये कुछ 2024 से यानी सितंबर से नो 1 साल से इतना बढ़े नहीं, लेकिन आप देखिए कि कोविड के बाद जो ये सन फार्मा है, लेकिन जो तरह सा नो अपटिक आया वो बहुत ही अच्छा है। और आगे जाके भी डिमांड रहेगी, आगे जाके भी इंडियन सेक्टर बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगे। आप देखिए कि इसने भी 3 साल का 20% का रिटर्न दिया है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी डिसेंट है। ओके, रेवेन्यू ग्रोथ भी डिसेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ भी डिसेंट है। ऑफकोर्स 15% के ऊपर रेवेन्यू तो अच्छा है। और जैसे मैंने बोला कि ईवी बाई ईबिटा देखो आप, वो सब चीजें अगर आप देखोगे नो नो इवन मैंने जो आपको पैरामीटर जो टोटली बोले हैं वो अगर आप देखेंगे ना, आई थिंक वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब बोलोगे कि तपन क्या मुझे हमेशा डीप की राह देखनी है? देखिए, ये सब स्टॉक है ना, 15-20% नीचे आते हैं, 10-15%, लेकिन ओवर द टाइम ये वापिस ऊपर चले जाते हैं। ओके। और आई एम ओवरऑल बुलिश ऑन द फार्मा सेक्टर। अगर आपको ये नहीं करना है कि यार तपन ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या आई एम नॉट टू मच टेक्निकल टू अंडरस्टैंड, ऑफकोर्स आप हमारी सर्विस तो ज्वाइन कर ही सकते हो, जो हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं एंड ऑल दैट, जहाँ हम लोग ये सब आपको बाय सेल विथ रिसर्च रिपोर्ट बताते हैं। लेकिन आप दूसरा एक कर सकते हैं कि आप ईटीएफ बाय कर सकते हो। फार्मा का जो ईटीएफ होता है ना वो भी अच्छा होता है। अगर मैं 1 मिनट अगर ओपन करूँ तो फार्मा ईटीएफ, ये देखिए ये निपोन इंडिया का ईटीएफ है। ठीक है, तो अगर आप 5 साल भी देखो तो इसमें ऑफ कोर्स वो नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप 2022 से अगर आप देखो तो ये 11 रुपए पे मिल रहा था, अभी ये हुआ है 22। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा यानी डिसेंट रिटर्न है। तो ये भी आप देख सकते हो, डबल से ऊपर हो चुका है पिछले 3 साल में। तो 22-23-24% का रिटर्न ये भी दे रहा है। ओके। सो ये भी आप कर सकते हो कि भाई मुझे कोई पता नहीं चल रहा है कि यार कौन सा फार्मा लो, स्पेशलाइज हो या सीडीएमओ लो। सीडीएमओ भी मैंने बोला कि आई एम वेरी काफी बुलिश हूँ। लॉरस लैब ले लो या सिंजिन ले लो या इवन डीवीज लैब। डीवीज लैब से ज्यादा ये छोटी कंपनियां ज्यादा बेटर है। तो आप उस तरह से जाइए, या तो ये बाय कीजिए तो भी बेटर है। ओके। डू यू थिंक इट इज ऑसम गाइस? ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, देन जस्ट टाइप एडब्ल्यू फॉर ऑसम। एंड गाइस यहाँ तक रखते गाइस, एंड टेल मी वन थिंग बिफोर आई गो अहेड, एंड मैं बताऊं आपको किस तरह से वी कैन हेल्प यू आउट। हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस सेशन गाइस? मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट टेल मी वन लाइन, वॉज इट गुड, बैड, वर्स्ट और ग्रेट, वंडरफुल, नॉलेजेबल, एंड व्हाट वाज वन की टेक अवे? नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें
ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.